हाजी जी, एक शिकायत से मैं शुरू करना चाहता हूं। आप मुझे यहां बुला लेते हो, आधे घंटे के लिए, 1 घंटे के लिए बुला देते हो, मगर 1-2 दिन के लिए कभी यहां नहीं बुलाते हो मुझे। और तो मैं चाहता हूं कि आप मुझे यहां बुलाओ तो 2-3 दिन के लिए बुलाओ। फिर एक और बात, आपने यहां पे टेबल पर अखरोट रखा, काजू रखा, किशमिश रखा, मगर ये सोपोर का सेब नहीं रखा आपने। और मामला इसी का है, मेन मामला इसी का है। इस सेब को पूरी दुनिया में पहुंचाना है, अमेरिका में पहुंचाना है, जापान में पहुंचाना है, चाइना में पहुंचाना है। क्योंकि ये आप लोगों की मेहनत है, इसमें सोपोर की जनता की मेहनत है और इसी में आपका भविष्य है। और मैं चाहता हूं कि ये सिर्फ हमारे देश में नहीं, मगर ये पूरी दुनिया में पहुंचे। आजकल अमेरिकन सेब हमारे देश में खाया जाता है। मैं चाहता हूं कि ये सेब अमेरिका में खाया जाए। जब भी सेब खाया जाए, लोग कहें कि हां भैया, ये सोपोर का सेब जम्मू कश्मीर से आया है। सबसे पहली बात, शायद सबसे जरूरी बात, आपकी स्टेटहुड की है। बहुत सारे यूनियन टेरिटरीज को स्टेट में बदला गया है, यह हुआ है। स्टेट्स को बांटा भी गया है। एक स्टेट को 2 भागों में बांट दिया गया है। आंध्र प्रदेश हुआ करता था, उसमें से तेलंगाना बनाया। बिहार हुआ करता था, बिहार और झारखंड बने। मध्य प्रदेश में से छत्तीसगढ़ बनाया गया। मगर पहली बार इतिहास में, हिस्ट्री में, एक स्टेट को यूनियन टेरिटरी में बदला गया है। और यह शर्म की बात है। यह हिंदुस्तान में कभी पहले नहीं हुआ है। पहली बार जम्मू कश्मीर के लोगों को कहा गया है कि भैया आप स्टेट नहीं हो, आप यूनियन टेरिटरी हो। आपको चीफ मिनिस्टर नहीं चलाएगा, एमएलए नहीं चलाएंगे, आपको बाहर के लोग, लेफ्टिनेंट गवर्नर, ब्यूरोक्रेट्स चलाएंगे। हम चाहते थे कि चुनाव से पहले आपको आपका स्टेटहुड वापस दिया जाए। और जम्मू कश्मीर के सब लोग ये चाहते हैं, सब लोग ये चाहते थे कि स्टेटहुड हमें पहले वापस मिले और उसके बाद चुनाव हो। नहीं हुआ, ठीक है, पहला कदम चुनाव है, मगर इसके बाद जम्मू कश्मीर को स्टेटहुड मिलना ही पड़ेगा। अगर नरेंद्र मोदी जी स्टेटहुड नहीं देंगे तो इंडिया गठबंधन उन पर पूरा दबाव डालेगा, प्रेशर डालेगा, पार्लियामेंट में प्रेशर डालेंगे कि जम्मू कश्मीर को स्टेटहुड वापस दो। और अगर इन्होंने नहीं किया तो जैसे ही इंडिया गठबंधन की सरकार दिल्ली में आएगी, हम आपको आपका स्टेटहुड दे देंगे। अगर इस सेब को अमेरिका में, जापान में पहुंचाना है तो पहला कदम आपको स्टेटहुड देना है, उसके बिना नहीं हो सकता। दिल्ली में जो सरकार है वो 2-3 अरबपतियों की सरकार है। यहां जो आपको सही दाम नहीं मिल रहा है,
हिमाचल प्रदेश में भी सेब के किसानों को सही दाम नहीं मिलता है। उसका कारण अदानी है। नरेंद्र मोदी जी की सरकार 10-15 अरबपतियों के लिए काम करती है। जो भी वो करते हैं 10-15 लोगों के लिए करते हैं। एयरपोर्ट्स, पोर्ट्स, इंफ्रास्ट्रक्चर, सारा का सारा ये 2-3 लोगों को देते हैं और ये 2-3 लोग इनकी मार्केटिंग करते हैं। नोटबंदी की, गलत जीएसटी लागू की, जो छोटे बिजनेसेस हैं, यहां के जो लोकल बिजनेसेस हैं, सेब का जो बिजनेस चलाते हैं, इन सब को नोटबंदी और जीएसटी ने खत्म किया है। गलत जीएसटी ने छोटे बिजनेसेस को खत्म कर दिया है और आज यह हालत है कि पूरे देश में युवाओं को रोजगार नहीं मिल सकता। जम्मू कश्मीर की हालत आप जानते हो। यहां पे बड़ी बड़ी बातें होती हैं, मगर अगर जम्मू कश्मीर का युवा रोजगार चाहता है उसको नहीं मिल सकता है। अगर वो एंटरप्रेन्योर है, छोटा बिजनेस चलाता है, मिडिल साइज बिजनेस चलाता है, हैंडीक्राफ्ट्स का काम करता है, तो बैंक के दरवाजे उसके लिए बंद हैं, टेक्निकल सपोर्ट नहीं है। पूरा का पूरा सिस्टम 10-15 अरबपतियों की मदद करने में लगा हुआ है। जीएसटी में आप पैसा देते हो, जितना पैसा आप देते हो हिंदुस्तान के गरीब लोग देते हैं, उतना ही पैसा अदानी देता है। अगर आप शर्ट के लिए 18% देते हो तो अदानी भी उसी शर्ट के लिए 18% देता है। जितना जीएसटी गरीब व्यक्ति देता है उतना अरबपति देता है। महंगाई बढ़ती रहती है, कर्जा माफ होता है तो अरबपतियों का होता है। 16 लाख करोड़ रुपए नरेंद्र मोदी जी ने 20-25 लोगों के माफ किए। मगर किसान हो, मजदूर हो, छोटा व्यापारी हो, कॉलेज स्टूडेंट हो, इनका कर्जा कभी माफ नहीं होता है। यही फर्क है हम में और उनमें। यहां पे उन्होंने हाई टेक्नोलॉजी की बात की, स्मार्ट मीटर लगा दिया। पहला काम हमारी सरकार करेगी, ये स्मार्ट मीटर है उसको निकाल देंगे, खत्म कर देंगे। और जहां भी ये जाते हैं, जहां भी ये जाते हैं, भाई को भाई से लड़ा देते हैं। एक धर्म को दूसरे धर्म से लड़ाएंगे, एक भाषा को दूसरी भाषा से लड़ा देंगे, एक जात को दूसरी जात से लड़ा देंगे। नफरत और हिंसा की इनकी विचारधारा है और इन्होंने ये पूरे देश में फैला दिया है। पूरे देश में नफरत फैलाई है और इसीलिए कन्याकुमारी से लेकर जम्मू कश्मीर तक हमने पैदल यात्रा की और हमने उनसे कहा, देखिए आप अगर नफरत का बाजार खोल सकते हो तो हम मोहब्बत की दुकान भी खोल सकते हैं। अगर आप नफरत फैला सकते हो तो हम मोहब्बत फैला सकते हैं। और जितनी उन्होंने मोहब्बत, जितनी उन्होंने नफरत फैलाई, उससे दुगना हमने मोहब्बत फैलाई। और 4000 किलोमीटर चले, यहां तक जम्मू कश्मीर तक हम आए। क्यों? हम मैसेज देना चाहते थे, यह भाईचारे का, मोहब्बत का देश है, यह सब लोगों का देश है, इसमें सबकी रिस्पेक्ट होनी चाहिए, सबकी इज्जत होनी चाहिए, भाईचारा होना चाहिए, शांति होनी चाहिए। यही मैसेज था भारत जोड़ो यात्रा का। यहां पे मैं जानता हूं आपकी लोकल इश्यूज हैं, 2-3 हमने मैनिफेस्टो में वायदे किए हैं। जो आपका सेब है 72 रुपीज पर किलो आपको हम मिनिमम सपोर्ट प्राइस देंगे।
100% क्रॉप इंश्योरेंस। जहां भी आपको नुकसान होगा आपको इंश्योरेंस का पैसा मिलेगा। गरीब लोगों का जो एविक्शन हो रहा है वो हम रोकेंगे और इरिगेशन प्रोजेक्ट्स के लिए हम 2500 करोड़ रुपए आपको देंगे। मीर साहब से मेरी बात हो रही थी, उन्होंने मुझे कहा कि यहां का जो सेब है ये एक्सपोर्ट होता है मगर इसकी प्रोसेसिंग यहां नहीं होती है, मतलब फूड प्रोसेसिंग प्लांट यहां पे नहीं है। हमारा लक्ष्य है कि आपका सेब अमेरिका जाए, जापान जाए, बाकी देशों में जाए, मगर फिर यहां आपकी सेब की प्रोसेसिंग की भी प्लांट्स लगे कि सेब का पूरा फायदा सोपोर की जनता को मिले। आप जानते हो मेरा आपका रिश्ता राजनीतिक रिश्ता नहीं है। मेरे दिल में जम्मू कश्मीर के लिए क्या फीलिंग है आप सब जानते हो, मुझे कहने की जरूरत ही नहीं, ये आप समझते हो। ये खून का रिश्ता है, बहुत पुराना रिश्ता है, मोहब्बत का रिश्ता है। और आप जानते हो जब भी मेरी जरूरत है, चाहे सेब की बात हो, स्मार्ट मीटर्स की बात हो, किसानों की बात हो, जब भी आपको मेरी जरूरत होगी आपको सिर्फ बुलाना है, मैं यहां हाजिर हो जाऊंगा। और ये मैं दिल से कह रहा हूं, आप ट्राई करो, अगली बार कहना, अपने एमएलए से कहना, जो जीतेंगे उनसे कहना भैया राहुल जी को बुलाओ, और आप देखना जैसे ही आप मुझे बुलाओगे मैं यहां हाजिर हो जाऊंगा। और अगली बार बुलाओगे तो भैया आधे घंटे के लिए मत बुलाना, कम से कम 1-2 दिन के लिए बुलाना, गहराई में मुझे यहां समझाओ क्या हो रहा है। आप सबका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। से आतंकियों को चेतावनी, जय हिंद। हथियार छोड़ दे या मरने के लिए तैयार रहें। जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव को लेकर प्रचार अभियान जारी है। तीसरे चरण के मतदान के लिए अमित शाह ने गुरुवार को 5 चुनावी रैलियों को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने आतंकियों को चेतावनी देते हुए हथियार छोड़ देने की बात कही। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गुरुवार को जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों से हथियार छोड़ने और सरकार से बातचीत के लिए आगे आने का आह्वान किया। साथ ही उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के साथ कोई संवाद या सीमा पार व्यापार नहीं होगा। बता दें कि अगले सप्ताह होने वाले तीसरे चरण के चुनाव से पहले अमित शाह ने गुरुवार को 5 रैलियों को संबोधित किया। उन्होंने कांग्रेस, नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी पर भी हमला किया। उन्होंने कहा कि ये तीनों वंशवादी पार्टियां आतंकवाद के लिए जिम्मेदार हैं, जिसे भाजपा ने खत्म कर दिया है और इसे दोबारा लौटने नहीं दिया जाएगा। श्यामा प्रसाद मुखर्जी के सपने को किया पूरा। अमित शाह ने भाजपा की सरकार बनने पर जम्मू कश्मीर को आतंकवाद मुक्त बनाने का वादा किया और आरोप लगाया कि नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस गठबंधन सत्ता में आने पर पाकिस्तान का एजेंडा लागू करेगा। शाह ने भाजपा उम्मीदवारों के समर्थन में चेनानी और उधमपुर विधानसभा क्षेत्रों में रैलियों को संबोधित करते हुए कहा कि दुनिया की नज़र जम्मू कश्मीर चुनाव पर है, जो संविधान के अनुच्छेद 370 के अधिकतर प्रावधानों को निरस्त किए जाने के बाद पहली बार हो रहा है। शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार ने भारतीय जनसंघ, वर्तमान भाजपा, के संस्थापक श्यामा प्रसाद मुखर्जी के सपने को अगस्त 2019 में पूरा किया, जब उसने उनके नारे एक देश में 2 विधान, 2 प्रधान और 2 निशान नहीं चलेंगे के अनुरूप अनुच्छेद 370 को हटाया। जो आतंक फैलाए उसे फांसी पर लटकाया जाएगा। गृह मंत्री ने कहा कि जो भी जम्मू कश्मीर में आतंक फैलाएगा उसे फांसी पर लटकाया जाएगा। शाह ने कहा, मैं आपसे पूछता हूं कि संसद पर हमले के दोषी अफजल गुरु को फांसी दी जानी चाहिए थी या नहीं? नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस अब कह रहे हैं कि उसे फांसी नहीं दी जानी चाहिए थी। उन्होंने उधमपुर जिले के चेनानी में एक रैली में कहा, वे पत्थरबाजों और आतंकवादियों को रिहा करना चाहते हैं। उमर अब्दुल्ला ने यह सपना देखना छोड़ दिया है क्योंकि आप ऐसा नहीं कर सकते। यह अदालतों का काम है और हमने ऐसे कानून लागू किए हैं कि अब कोई भी पत्थर फेंकने की हिम्मत नहीं करेगा,
जम्मू कश्मीर में सक्रिय आतंकवादियों से हथियार छोड़ने और सरकार से वार्ता के लिए आगे आने का आह्वान करते हुए गृह मंत्री ने कहा कि अगर वे ऐसा नहीं करते तो सुरक्षा बलों के हाथों मारे जाने के लिए तैयार रहें। मोदी सरकार आने के बाद नहीं हुए विस्फोट। अमित शाह ने कहा, यह चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि जम्मू कश्मीर करीब 40 साल तक आतंकवाद की छाया में रहा है। अगर वे नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस गठबंधन यह चुनाव जीतते हैं तो इसका मतलब है कि पाकिस्तान का एजेंडा सफल हो गया। उन्होंने आरोप लगाया कि 3 वंशवादी दलों ने जम्मू कश्मीर को आतंकवाद में धकेल दिया, जिसके परिणामस्वरूप 35 वर्ष में 40,000 लोग मारे गए और 3,003 दिनों तक कर्फ्यू लगा। शाह ने दावा किया कि लेकिन मोदी सरकार के सत्ता में आने और अनुच्छेद 370 के अधिकतर प्रावधानों को निरस्त करने के बाद कोई पथराव, गोलीबारी या बम विस्फोट नहीं हुआ। आज हरियाणा में करेंगे जनसभा। बता दें कि अमित शाह आज शुक्रवार को हरियाणा में 3 चुनावी सभाओं को संबोधित करेंगे। हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर भी बीजेपी ने पूरी तरह से कमर कस ली है। अमित शाह आज दोपहर 12 बजे रेवाड़ी, दोपहर 2:30 बजे मुलाना और 3:45 बजे लाडवा में जनसभाओं को संबोधित करेंगे। करनाल के असंध में एक सार्वजनिक रैली को संबोधित करते हुए कांग्रेस सांसद और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने कहा कि कांग्रेस हरियाणा चुनाव में जीत हासिल करेगी। हमारी सरकार सभी के लिए होगी। हरियाणा विधानसभा चुनाव में नाराजगी की खबरों के बीच पहली बार पूर्व केंद्रीय मंत्री कुमारी सैलजा और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा एक साथ मंच पर दिखे। मौका था राहुल गांधी की असंध में रैली का। दोनों ने राहुल गांधी के अगल बगल बैठे नजर आए। हालांकि बाद में राहुल गांधी के एक तरफ हुड्डा थे तो दूसरी तरफ प्रदेश अध्यक्ष उद्यभान के बगल में कुमारी सैलजा बैठी नजर आईं। अपने भाषण के दौरान कुमारी सैलजा ने पूर्व सीएम हुड्डा को भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी कहकर संबोधित किया। रैली को संबोधित करते हुए कहा कि राहुल गांधी के यहां आने से लोगों का उत्साह बढ़ गया है। भाजपा की जो 10 साल की जो सरकार रही है, लोग उससे त्रस्त हैं और आज लोग उसका विकल्प कांग्रेस में तलाश रहे हैं। कुमारी सैलजा ने राहुल गांधी के सामने जनता से कहा कि इस बार कांग्रेस की सरकार बनेगी। उन्होंने प्रदेश की जनता से कांग्रेस उम्मीदवारों के लिए मतदान करने की अपील की। वहीं भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने अपने भाषण में कुमारी सैलजा को बहन और वरिष्ठ नेता कहकर संबोधित किया। हुड्डा का भाषण मुख्य रूप से बीजेपी की आलोचना पर केंद्रित रहा। हुड्डा ने कहा कि बीजेपी सरकार किसानों को एमएसपी नहीं देना चाहती। कल पीएम मोदी हरियाणा आए थे। उन्होंने ऐसी फसलों की एमएसपी गिना दी जो हरियाणा में पैदा होती ही नहीं। हुड्डा ने कहा कि बीजेपी वालों के झूठ का जवाब 5 अक्टूबर को हरियाणा की जनता देने जा रही है। हरियाणा से बीजेपी जा रही है और कांग्रेस आ रही है। उन्होंने दावा किया कि प्रदेश में बहुमत के साथ कांग्रेस की सरकार बनेगी। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने रैली को संबोधित करते हुए बीजेपी सरकार पर जमकर निशाना साधा। जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि जब मुझे बताया गया कि हरियाणा से 15 से 20 हजार लोग अमेरिका गए हैं तो मैं हैरान हो गया। हरियाणा से इतने लोग अमेरिका क्यों जा रहे हैं, ये सवाल मेरे मन में उठा। फिर मैं डैलस में आपके भाइयों से एक छोटे से घर में जाकर मिला। आपके भाई डैलस में एक कमरे में 15 से 20 लोग सोते हैं। मैंने उनसे पूछा कि वे वहां कैसे आए तो उन्होंने मुझे देशों की लिस्ट दे दी। उन्होंने मुझे कहा कि हरियाणा में हमारे जैसे लोगों के लिए अब कुछ नहीं बचा है। अगर एक युवा गरीब है, अरबपति का बेटा नहीं है, तो न उसे बैंक लोन मिल सकता है, न वो व्यापार कर सकता है। एक के बाद एक सभी दरवाजे बंद हो चुके हैं। रेवाड़ी में जनसभा को संबोधित करते हुए अमित शाह राहुल गांधी पर जमकर बरसे। उन्होंने कहा कि हरियाणा बलिदान और वीरता की भूमि है, ज्ञान, अध्यात्म और गीता की भूमि है, शक्ति और समृद्धि की भूमि है। प्रदेश की जनता ने भाजपा को फिर से एक बार सेवा करने का मौका देने का मन बना लिया है। हरियाणा के रेवाड़ी में आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह एक बार फिर कांग्रेस और सांसद राहुल गांधी पर जमकर बरसे। अमित शाह ने कहा कि कांग्रेस पार्टी के नेताओं के अग्निवीर को लेकर लोगों में भ्रम फैलाने का काम किया है। उन्होंने कहा कि आज देश की सीमाएं सुरक्षित हैं, जम्मू कश्मीर सुरक्षित है, तो इसमें हरियाणा के जवानों का बलिदान, वीरता और शौर्य शामिल है। अमित शाह ने कहा कि हरियाणा में जब कांग्रेस की सरकार थी तब कट, कमीशन और करप्शन का जोर था।
डीलर, दलाल और दामादों का राज चलता था। बीजेपी सरकार में न डीलर बचे न ही दलाल बचे, दामाद का तो सवाल ही नहीं है। उन्होंने राहुल गांधी पर बड़ा हमला किया। उन्होंने कहा कि राहुल को किसी ने कह दिया कि एमएसपी बोलने से वोट मिल जाएंगे। क्या राहुल एमएसपी का फुल फॉर्म जानते हैं? खरीफ और रबी की फसल कौन सी है, क्या उनको मालूम है? उन्होंने कहा कि पूरे देश भर में कांग्रेस की जो सरकारें चल रही हैं, वे एमएसपी के नाम पर किसानों से झूठ बोल रहे हैं। हरियाणा की भाजपा सरकार किसानों से 24 फसलें एमएसपी पर खरीद रही है। हरियाणा में कांग्रेस के नेता एक बार बता दें कि देश में आपकी कौन सी सरकार एमएसपी पर 24 फसल खरीदती है। अमित शाह ने विदेशी धरती पर दिए गए बयानों को लेकर भी राहुल गांधी को घेरा। उन्होंने कहा कि राहुल विदेश जाकर कहते हैं कि हम एससी ओबीसी समुदाय का आरक्षण समाप्त कर देंगे। उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव में वो हम पर आरोप लगाते थे कि हम आरक्षण समाप्त करने वाले हैं, लेकिन अब अमेरिका जाकर खुद अंग्रेजी में बोलकर आए कि आरक्षण समाप्त कर देंगे। कांग्रेस ने वन रैंक वन पेंशन पर गुमराह किया। केंद्रीय गृहमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2014 में चुनाव प्रचार की शुरुआत हरियाणा से की थी। तभी उन्होंने वादा किया था कि हम सेना के जवानों की वन रैंक वन पेंशन की मांग को पूरा करेंगे। 40 सालों से हमारे सेना के जवान इस मांग कर रहे थे। अमित शाह ने कहा कि 40 सालों तक कांग्रेस वन रैंक वन पेंशन लागू नहीं कर पाई। अब जबकि मोदी जी को सेवा का मौका मिला है, तो मोदी जी ने वन रैंक वन पेंशन को लागू किया। इसी के साथ उन्होंने कहा कि 1 महीने पहले वन रैंक वन पेंशन का तीसरा वर्जन भी लागू कर दिया गया है। इस रूट से अमेरिका पहुंचे लोगों के परिजनों के मुताबिक इसमें हर कदम पर परेशानी ही परेशानी है और कई बार मौत का भी सामना करना पड़ता है। मानव तस्कर इस रूट में संचालक की भूमिका में होते हैं, जो अवैध रूप से देशों की सीमाएं लांघने में मदद के बदले। कांग्रेस नेता राहुल गांधी शुक्रवार को सुबह सुबह अचानक करनाल पहुंच गए। राहुल गांधी के इस दौरे के बारे में स्थानीय नेताओं तक को भी खबर नहीं थी। करनाल के घोगड़ीपुर गांव में उनका स्वागत किया गया। दरअसल अमेरिका दौरे पर राहुल गांधी की मुलाकात हरियाणा के अमित मान से हुई थी, जो डंकी के रास्ते अमेरिका गया था। हरियाणा विधानसभा चुनाव 2024 के बीच राहुल गांधी अचानक से करनाल के घोगड़ीपुर गांव पहुंच गए, जिसके बाद से हर कोई हैरान हो गया। राहुल गांधी ने अपने हरियाणा दौरे के बारे में किसी को कोई जानकारी नहीं दी थी। ऐसे में प्रदेश के किसी भी कांग्रेसी नेता को उनके इस यात्रा के बारे में जानकारी नहीं थी। राहुल गांधी अचानक से घोगड़ीपुर गांव अमेरिका में घायल युवक के परिजनों से मिलने के लिए पहुंचे हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी शुक्रवार को सुबह करीब 5:30 बजे अचानक जिले के घोगड़ीपुर गांव पहुंच गए। गांव पहुंचते ही वह यहां एक युवक के परिवार से मिलने उसके घर गए और युवक के परिजन से मुलाकात की। साथ ही उन्होंने अमेरिका में रह रहे लड़के अमित मान से उसके घर से ही वीडियो कॉल पर बात भी की। राहुल इतनी सुबह अचानक पहुंचे कि सभी हैरान रह गए। राहुल गांधी ने पूरी आत्मीयता से परिवार के लोगों से बातचीत की और बच्चों आदि के साथ फोटो भी खिंचवाई। दरअसल अपने अमेरिका दौरे के दौरान राहुल गांधी की मुलाकात करनाल के अमित मान से हुई थी। वह घोगड़ीपुर गांव का ही रहने वाला है। बताया जा रहा है कि वह डंकी के माध्यम से अमेरिका गया था। अमित कुछ समय पहले अमेरिका में हादसे का शिकार हो गया था। इसके बाद से वह अस्पताल में ही भर्ती है। इधर राहुल गांधी के दौरे के बारे में किसी कांग्रेस नेता को पता नहीं चला। वे आनन फानन में गांव पहुंचे। हालांकि बाद में लौटते समय राहुल गांधी घरौंडा से कांग्रेस प्रत्याशी वीरेंद्र सिंह राठौर के फार्म हाउस पर भी कुछ देर रुके और स्थानीय नेताओं और कार्यकर्ताओं से चुनाव आदि को लेकर फीडबैक भी लिया।